नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजुल सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जैसा कि दिल्ली में इस वक्त सियासत गरमाई हुई है। सिसोदिया ने आदेश गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि एनजीओ के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा था। पहले सुनिए क्या कुछ कहा गया है, फिर इस पर आगे चर्चा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम में अपना ये जो उसका 17 साल का कुशासन था, उसका दौर खत्म होने से पहले, क्योंकि अब उनका अंतिम महीना है, ये भ्रष्टाचार के नए नए तरीके खोजने शुरू कर दिए हैं। और अभी लेटेस्ट तरीका जो भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम को और नगर निगम के बहाने लोगों को लूटने का इजाद किया है, वो है डिजिटल क्लासरूम बनाने के नाम पर धोखाधड़ी। पहले भारतीय जनता पार्टी अपने बड़े बड़े नेताओं के करीबी कार्यकर्ताओं के नाम पर एक एनजीओ बनाती है। उस एनजीओ का नाम है ड्रॉप इन ओशियन। इस ड्रॉप इन ओशियन के इस ड्रॉप इन ओशियन में जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सब बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। सबके सब मिलके एक एनजीओ बनाते हैं और फिर नगर निगम के सरकारी स्कूल जो नगर निगम के अधीन आते हैं, पहली से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने का काम जो नगर निगम के था, उनको डिजिटलाइजेशन करने का एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। कि आपको बता दें कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि बीजेपी एमसीडी स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम बनाने के नाम पर एनजीओ के जरिए बीजेपी भ्रष्टाचार के नए रास्ते तलाश रही है। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ड्रॉप इन ओशियन एनजीओ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के करीबी बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा बनाई गई है। इसमें विनोद कुमार, संजय कुमार, ऐसे तमाम नाम शामिल हैं। तो एनजीओ क्या कर रही है या अब तक क्या काम किया है, इसका कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, जिस पर दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना ने मनीष सिसोदिया पर निशाना साधते हुए कहा, बार बार झूठ बोलना मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी की पुरानी आदत है। आज मनीष सिसोदिया ने जिस तरह से झूठे और बेबुनियाद आरोप बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता पर लगाए हैं, वो इसका प्रमाण दे, नहीं तो माफी मांगे। खुराना ने यह भी कहा कि अगर मनीष सिसोदिया माफी नहीं मांगते हैं तो बीजेपी उनके ऊपर मानहानि का केस करेगी। आदेश गुप्ता पर यह गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके बाद हरीश खुराना ने कहा है कि प्रमाण दें वरना मानहानि का केस हो जाएगा। इस पर आदेश गुप्ता ने इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है कि लाउड स्पीकर विवाद अभी भी दिल्ली में चल रहा है। उन्होंने कहा है कि राजधानी में ध्वनि प्रदूषण चरम पर पहुंच चुका है। आगे उन्होंने कहा कि बहुत से राज्यों ने धार्मिक और सार्वजनिक जगहों से लाउडस्पीकर हटाने का निर्णय लिया, जिसका स्वागत हुआ है। तो फिलहाल जहां उम्मीद जताई जा रही थी कि आदेश गुप्ता मनीष सिसोदिया के जवाब में कुछ कहेंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक महज लाउडस्पीकर हटाने को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी है। इस बारे में उन्होंने जानकारी दी। अब देखना यह होगा कि मनीष सिसोदिया ने किस आधार पर यह गंभीर आरोप लगाए हैं। जिस तरह से हरीश खुराना ने यह चेतावनी दी है कि साबित करके दिखाएं वरना मानहानि का केस हो सकता है।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से कुलदीप शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, जिस तरह से सिसोदिया ने गंभीर आरोप लगाए हैं आदेश गुप्ता पर, कितनी सत्यता नजर आ रही है? क्या कुछ फिलहाल अभी तक इस मामले में अपडेट आई है? क्योंकि ये समझा जा रहा था कि जब आदेश गुप्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जरूर निशाना साधेंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ ध्वनि प्रदूषण पर ही बात रखी। बिल्कुल अंजलि, देखिए जो आरोप दिल्ली के डिप्टी सीएम की तरफ से लगाए गए हैं और इन आरोपों की आज जो है वो दिल्ली बीजेपी के जो अध्यक्ष है आदेश गुप्ता तक जा रही है और सीधा सीधा उन पर यह आरोप मनीष सिसोदिया ने लगाया है कि एमसीडी के जरिए जो आदेश गुप्ता है वो अपने करीबियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और वो इस पूरे मामले को एक करप्शन का मामला जो है आम आदमी पार्टी इसको बता रही है और ये दावा मनीष सिसोदिया की तरफ से किया जा रहा है कि जो आदेश गुप्ता की एनजीओ है वो आदेश गुप्ता के करीबियों की जो एनजीओ है उन एनजीओ को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जो सीएसआर का जो फंड होता है उस फंड को जो है आदेश गुप्ता के करीबी जो एनजीओ के लोग हैं उनको दिया जा रहा है और इस जरिए उनको फायदा पहुंचाया जा रहा है। हालांकि एफएम न्यूज की कुछ देर पहले ही इस मुद्दे को लेकर जो है जो दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता है हरीश खुराना, उनसे बातचीत हुई है और उन्होंने इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और इन तमाम आरोपों को झूठा बोला है और ये कहा है कि आम आदमी पार्टी की ये हमेशा आदत रही है कि आम आदमी पार्टी ऐसे मनगढ़ंत आरोप जो है वो विपक्षी पार्टियों पर लगाती है और उसके बाद उनको माफी मांगनी पड़ती है। और यहाँ पर बीजेपी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि अगर इस मामले को लेकर मनीष सिसोदिया या दिल्ली सरकार के पास कोई सबूत है तो उन सबूतों को जो है वो सार्वजनिक किया जाए, उनको मीडिया के सामने पेश किया जाए और जो जांच एजेंसियां इस मामले की जांच कर सकती है उन जांच एजेंसियों में जो है इस मामले की शिकायत कराई जाए। और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता जो है इस पूरे मामले की जांच का सामना करने के लिए तैयार है। और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के इन आरोपों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने ये भी कहा है कि वो मनीष सिसोदिया के ऊपर मानहानि का मामला जो है वो अगले 24 घंटे के अंदर दर्ज कराएगी और अगर 24 घंटे के भीतर मनीष सिसोदिया इन आरोपों पर माफी नहीं मांगते हैं तो इस मामले पर भी जो है वो अब राजनीति जो है वो दिल्ली की गर्माती जा रही है और एक बार फिर से करप्शन के मुद्दे पर एमसीडी और दिल्ली सरकार के बीच में ढलती हुई नजर आ रही है और दोनों सामने स्वस्थ नजर आ रही है। जी ठीक है कुलदीप, आप हमारे साथ बने रहिए और बीजेपी प्रवक्ता उमाकांत मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका उमाकांत जी एफएम न्यूज में। रमाकांत मिश्रा, माफ कीजिएगा रमाकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। रमाकांत जी, अब देखिए जो गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं मनीष सिसोदिया की ओर से कि एक एनजीओ के नाम पर वसूली की जा रही है, यहाँ तक कि दिल्ली एमसीडी पर भी आरोप लगाए गए हैं कि बीजेपी शासित दिल्ली बीजेपी में किस तरह से एमसीडी उगाही कर रही है, अधिकारियों के जरिए उगाही कर रही है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए ऐसा है, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा जो कि दिल्ली की जनता जिस अपेक्षा के साथ दिल्ली की सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार को चुनी हुई थी उस अपेक्षाओं पे के ऊपर में तो खरे उतरे नहीं। अब देखिए दिक्कत क्या है, तो 7 से 8 साल के अंदर में इन्होंने दिल्ली को किस तरह से विकास किया है ये हम सब के सामने में है। आप अगर एमसीडी के जो पैसे हैं जो बकाये हैं उनको नौ देने से लेकर के आप देखेंगे जो दिल्ली के सौंदर्यीकरण को लेकर के भी जिस तरह से इन्होंने केवल पैसे ही खाए हैं और अपने विज्ञापन के जरिए खाली आप देखेंगे जो पूरे दिल्ली के अंदर में विज्ञापन के जरिए इन्होंने करोड़ों रुपए जनता के टैक्स के पैसे को इन्होंने पूरी तरह से बर्बाद किया है। अब जहां पर आरोप प्रत्यारोप की बात है, मैं अब इनको कह रहा हूं जो कि जिस तरह से दिल्ली की जनता से जो वादे इन्होंने किए थे, चाहे आप सुरक्षा को लेकर के ले लें, चाहे शिक्षा को लेकर के ले लें, स्वास्थ्य को लेकर के ले लें। आप पिछले कोरोना के समय में हम लोगों ने देखा था जो कि किस तरह से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया था इनकी लापरवाही की वजह से। ये तो जनता के टैक्स के पैसे पर मौज करने वाले व्यक्ति हैं, इनको क्या पता, इनका इतिहास क्या है, इनका अनुभव क्या है। मैं कह रहा हूं जो प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए या सरकार चलाने के लिए एक अनुभव की जरूरत होती है, इनका अनुभव क्या रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ 6-7 साल का ये पार्टी है और आरोप प्रत्यारोप के दौर में ये सबसे आगे है। आप देखेंगे पंजाब से लेकर के दिल्ली तक
जिस तरह से इन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा के जरिए केवल सत्ता हथियाने के लिए इन्होंने केवल झूठे वादे, आप दिल्ली में देखेंगे बिजली हो, सड़क की व्यवस्था हो, चाहे आप देखेंगे जल की व्यवस्था हो, जल आती है 2 या 3 दिन के बाद, उसमें भी गंदे पानी आते हैं। आप देखेंगे जो बिल का जो साइकिल था इलेक्ट्रिसिटी का, वो पहले था 60 दिनों का, अब इन्होंने कर दिया 30 से 31 दिन। फिक्स चार्जेस उसके ऊपर में है। जमुना की सफाई को लेकर के अगर मैं पूछूं तो इनके पास जवाब नहीं मिलेगा। इन्वायरमेंट सेस के नाम पर 1500 करोड़ इन्होंने जनता के टैक्स के वसूल लिए पैसे, इन्वायरमेंट टैक्स के जरिए उनके नाम के ऊपर में, लेकिन इन्होंने कुछ भी दिल्ली के अंदर में, आज देखेंगे विश्व में सबसे जो प्रदूषित शहर है वो दिल्ली है। तो इस तरह से खाली वादे और प्रत्यारोप आरोप करने से काम नहीं चलता है, बल्कि आपका अनुभव भी होना चाहिए। आपने दिल्ली की जनता से जो भी वादे किए थे उसके ऊपर में खड़े उतरिए, और केवल एनजीओ ये है, अगर हाँ ठीक है, अगर आपने कहा है जो कि आरोप लगा रहे हैं, आप जाइए एफआईआर करवाइए, न्यायालय है। मान लीजिए मैं आपकी नहीं सुनता, कोई और नहीं सुनता, जाइए एफआईआर करवाइए। तो देखेंगे तो खाली आरोप प्रत्यारोप खाली हो रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी के पास कुछ है ही नहीं, कोई मुद्दे ही नहीं है जी। लेकिन आज जब आदेश गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने जरा भी कहीं पर भी जिक्र नहीं किया या सफाई नहीं दी, साफ तौर पर उन्होंने ध्वनि प्रदूषण पर ही चर्चा की। इससे क्या समझा जाए? नहीं, मैं कह रहा हूं जो कि मैं देखिए, अगर या तो तथ्य हो या तो विषय हो, इनका 24 घंटे के अंदर में 24 आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, और जाकर के न्यायालय में ये माफी मांग लेते हैं। आप बताइए इनका इतिहास रहा है या नहीं रहा है, जो कि ये यहाँ पर आरोप लगाते हैं और बाद में जाकर के माफी मांग लेते हैं न्यायालय के सामने, कोर्ट के सामने में जाकर के। तो इस तरह का ये जो दौर चल रहा है इनका, एनजीओ पर आरोप लग रहे हैं। एनजीओ ने कहाँ काम किया है और क्या काम कर रहा है ये एनजीओ, जो कि जिसको टेंडर मिला हुआ है डिजिटलीकरण का? इस बात की एमओयू में कोई जानकारी नहीं है, ये कहना है मनीष कोई सच्चाई नहीं है। आम आदमी पार्टी का जो आरोप है इसमें कोई सच्चाई नहीं है, और केवल खाली आरोप और प्रत्यारोप का जो ये दौर चल रहा है। मैं कह रहा हूं जो कि दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के लिए जिस तरह से इन्होंने वादे किए थे, मैं तो 50 प्रश्न इनसे पूछूंगा। इनकी सरकार है, केवल एनजीओ को लेकर के ये बैठे हुए हैं। मैं कह रहा हूं इनकी सरकार है, इनकी जवाबदेही बनती है। ये क्यों ना जवाब दे हमें? दिल्ली की जनता पूछ रही है प्रश्न, दिल्ली के जनता के जो प्रश्न है वो मैं इनसे पूछ रहा हूँ। ये एक भी जवाब देने को के लिए तैयार नहीं है। आप देखेंगे एमसीडी के अंदर में जिस तरह से इन्होंने इनके बकाया एमसीडी के टीचर को, एमसीडी के स्वास्थ्य कर्मी को एक भी पैसे नहीं गए, सैलरी नहीं गया हुआ था, और इसके ऊपर में इनका क्या जवाब है? तो ये खाली आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, इनका कुछ और है नहीं, कोई एजेंडा नहीं है। पंजाब हो, दिल्ली हो, मैं कह रहा हूँ उत्तराखंड, हर जगह, उत्तराखंड में तो इनकी जमानत जब्त हो गई थी, उत्तर प्रदेश में इनकी जमानत जब्त हो गई थी। न कोई इतिहास है, न कुछ है, न इनका भूगोल है, न अनुभव है। ये 6-7 साल की पार्टी खाली आरोप प्रत्यारोप के दौर में चल रही है, इनको काम करने से कोई मतलब तो है नहीं। तो इसीलिए मैं इनको सलाह दूंगा, जाकर के पहले काम करिए, धरातल पर काम करिए। एमसीडी में जो भी चुन करके इनके निगम पार्षद आए हैं, सारे सब भ्रष्टाचारी हैं ये। और इन्होंने देखेंगे जो कि पिछले कुछ दिनों के अंदर में जिस तरह से अपने ही निगम पार्षद को इन्होंने बर्खास्त भी किया है, सस्पेंड किया है, इसलिए क्योंकि भ्रष्टाचार बिल्कुल उनके अंदर में रग-रग में बसा हुआ है। उन्होंने एक के बाद एक गंभीर आरोप लगाए हैं कि अधिकारी बाजारों में व्यापारियों को धमकी दे रहे हैं और उगाही की जा रही है, व्यापारियों को धमका रहे हैं कि इस एनजीओ को पैसा दो। आदरणीय, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, केवल मैं कहता हूं जो कि आज मुझे सड़क के ऊपर में कोई धमकी देकर के चला जाता है, उसका भी तथ्य भी तो होना चाहिए। या मैं ऐसे कह दूं जो कि हाँ किसी का नाम लेकर के बोल दिया मैंने जो कि हाँ ये डिपार्टमेंट वाला आया था, ये विभाग वाला आया था, उसने मुझे धमका करके चला गया है, ऐसे तो काम नहीं चलता ना, ऐसे सरकार नहीं चलती है। आप अगर मान लीजिए करोड़ों रुपए जनता के टैक्स के पैसे को वसूलते हैं और उसके ऊपर में बैठे हुए हैं, और आप कहना चाह रहे हैं जो कि हम बिना विकास किए हुए आप जो वादे करके आए हैं, मैं कह रहा हूँ इतना ही कह रहा हूँ। ठीक है, हम आपसे जानना चाहेंगे, ठीक है, वो गंभीर आरोप जो भी लग रहे हैं इस एनजीओ के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। रमाकांत मिश्रा जी, क्या इस एनजीओ का कोई ऑफिस है? मैं कह रहा हूँ एनजीओ ही क्या, अगर इनको ये लगता है जो यहाँ पर गड़बड़ी हो रही है तो यहाँ पर न्यायालय भी है,
पुलिस है, सब कुछ है। एनजीओ जाकर के किस तरह से काम कर रहा है रविकांत मिश्रा जी? लगाने की जरूरत ठीक कहाँ है, ये अभी FIR क्यों नहीं मनीष करवाते सिसोदिया जाकर को के? इस बात को साबित करना है कि जो वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं उन्हें साबित करना है, पूरा सबूत देना है। लेकिन हम आपसे जानना चाह रहे हैं एनजीओ के बारे में। एनजीओ किस तरह से काम कर रहा है, जिस एनजीओ को घेरा है, क्या एनजीओ का ऑफिस है, क्या वाकई में CSR फंड इकट्ठा करने के लिए मजबूर किया गया है, और MOU में क्या एनजीओ के बारे में कोई जानकारी है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। मैं आपको बिल्कुल विश्वास और स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, जो कि जो भी एनजीओ है जिनके ऊपर में आरोप ये लगा रहे हैं, मैं कह रहा हूं जो कि मैं इनकी, मान लीजिए मैं एक मिनट के लिए जो कि मैं इनकी नहीं सुनता, ये जाकर के FIR क्यों नहीं करवाते? ये जो यहाँ पर ये बाउंड्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? ये जाकर के FIR करवाए ना। हम कहेंगे हमारे ऊपर इनको विश्वास नहीं होगा, न्यायालय के ऊपर में इनको भरोसा नहीं है, तो इस तरह से आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। जाकर के FIR करवाइए, न्यायालय में जाइए, आप कोर्ट में फाइल करिए, जो कि हाँ एनजीओ के बारे में मुझे बताइए, RTI फाइल करिए, आप सब कुछ करिए ना। आपके पास तो सारे विकल्प खुले हुए हैं, सारे पारदर्शी तरीके से खिले हुए। हम किसी का हाथ बांध करके तो रखे नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए आपका। रुक करते हैं कुलदीप शर्मा का। हमारे संवाददाता लगातार दिल्ली से बने हुए हैं। कुलदीप, देखिए अभी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रमाकांत मिश्रा जी जुड़े हुए थे। उन्होंने तमाम बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने मनीष सिसोदिया को घेरा है, आम आदमी पार्टी को घेरा, लेकिन एनजीओ पर जब सवाल किया गया है उन्होंने कुछ भी नहीं बताया है। लेकिन अगर इस एनजीओ की सत्यता जानी जाए, क्या है इस एनजीओ की सत्यता आखिर? कुलदीप, क्या आपको बड़ी जानकारी मिल पा रही है? देखिए, पूरे इस जो आरोप मनीष सिसोदिया ने लगाए हैं वो आरोप काफी गंभीर है, और उन्होंने सिलसिलेवार किस तरीके से फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, जो एनजीओ को CSR का फंड दिया जाता है उसके बारे में मनीष सिसोदिया ने पॉइंट टू पॉइंट बताया है कि सबसे पहले तो जो अधिकारी होते हैं वो कंपनियों के ऊपर दबाव बनाते हैं अलग अलग तरीकों से, कि जो CSR का फंड होता है, जिसको आमतौर से जो है वेलफेयर के लिए खर्च किया जाता है, पब्लिक अवेयरनेस के लिए खर्च किया जाता है। दरअसल मैं ये भी बता दूं कि CSR फंड एक कंपनियों का एक ऐसा फंड होता है जिसमें से उनको जो है उस फंड को जो है यूटिलाइज करना पड़ता है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए या सोसाइटी में जागरूकता लाने के लिए। तो ऐसे में CSR के जरिए जो है वो एनजीओ के जरिए जो है वो इस काम को किया जाता है। और मनीष सिसोदिया यही कह रहे हैं कि इन कंपनियों को जो है वो CSR का फंड रिलीज करने के लिए बाध्य किया जाता है कि वो उन एनजीओ को जो है ये फंड जारी करे जो आदेश गुप्ता के करीबियों की बताई जा रही है। ऐसा दावा मनीष सिसोदिया की तरफ से किया गया है। हालांकि उन एनजीओ को कितनी महारत हासिल है जिस क्षेत्र के वो एनजीओ है, इसके बारे में बकायदा जो है वो नियम कायदे होते हैं। तो ये जांच का विषय है कि क्या उन नियम कायदों को जो है वो ताक पर रखा गया, क्या उनकी अनदेखी की गई CSR का फंड जारी करने के लिए। तो इन सारी चीजों के लिए ही जो है वो दिल्ली सरकार के जो डिप्टी CM है मनीष सिसोदिया, उनकी तरफ से इस पूरे मामले की जांच की मांग की जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से दावा कर रही है कि कहीं भी कुछ भी इन आरोपों में सच्चाई नहीं है, और वो किसी भी तरीके की जांच के लिए तैयार है। तो ऐसे में इस मामले का रुख जो है मुझे लग रहा है कि कोर्ट की तरफ होता हुआ जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है अपने आरोपों को सही बता रही है, मनीष सिसोदिया अपने बयान पर टिके हुए हैं, तो वही भारतीय जनता पार्टी जो है वो इन आरोपों को झूठा बता रही है। ये कह रही है कि इन आरोपों से जो है वो उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है, देखना होगा कि क्या कुछ होता है और इस पूरे मामले में कितनी सत्यता निकल कर सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए कुलदीप। और दिल्ली सरकार दिल्ली को एक नया झील का शहर बनाने में लगी हुई है और इसके लिए टूरिस्ट स्पॉट भी बनाए जा रहे हैं। तो पर्यटकों के लिए नया टूरिस्ट स्पॉट अब रोहिणी झील बनेगी। तो वहीं ये टूरिस्ट स्पॉट 80 एकड़ में विकसित किया जा रहा है।
बता दें, रोहिणी झील एक साल तक बनकर तैयार हो जाएगी, यानी कि नए साल में आपको रोहिणी झील खूबसूरत तौर पर दिखाई देगी। कई विश्व स्तरीय सुविधाएं, कैफेटेरिया, चिल्ड्रन पार्क, वाटर गार्डन के अलावा भारत में जल संचयन की कहानी बताने वाला आउटडोर म्यूजियम भी बनेगा। पक्षियों और जानवरों के लिए आशियाना बनेगी ये रोहिणी झील। दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के बाद अब केजरीवाल सरकार दिल्ली की झीलों को पुनर्जीवित कर उन्हें आकर्षक पर्यटन स्थलों में तब्दील करने में जुटी हुई है। देखो जी, ये चुनाव से तो जुड़े ही जुड़ेगी हर चीज़। चुनाव से तो जोड़ के ही देखते हैं, हर आदमी फ़ायदा देखता है। अगर बन जाती है तो भाई सरकारों को फ़ायदा होता है, नहीं बनती तो भाई वो लटक जाती है। सब विभाग दिखाती हैं सरकारें, भाई ये बनाएंगे वो बनाएंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल ही नहीं बनता, वो रखे रहता। काफ़ी योजनाएं ऐसी जो पेंडिंग पड़ी हैं। देखिए, झील की परियोजना अगर दिल्ली सरकार यहाँ पर लेकर के आती है, जैसा कि हमने भी अखबार से हमें सूचित हुआ है, तो इससे फ़ायदा है बच्चों के घूमने के लिए, फिरने के लिए। बच्चों का पिकनिक स्पॉट वहाँ पे बन जाएगा और झील में जैसा कि बोटिंग वगैरह और दूसरी फैसिलिटीज़ सरकार देती है, तो उससे काफ़ी एक टूरिस्ट प्लेस अच्छा हो जाएगा। उसमें लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, साथ में बड़ा अच्छा इलाके का भी जो एरिया है हमारा, उसका अच्छा विकास हो जाएगा। जो हमारी यहाँ की और छोटी मोटी समस्याएं हैं वो भी उससे दूर हो जाएंगी। सिक्योरिटी के रिलेटेड हमारी जैसी रहती हैं यहाँ पर, या सरकार इसको हाई प्रोफाइल बनाने की बात कर रही है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ। जी, क्या कहेंगे दिल्ली सरकार के इससे, क्या दिल्ली को और लोगों को टूरिस्ट प्लेस जैसा कि आपने कहा जी, तो कितना रेवेन्यू में भी किस तरह से फ़ायदा मिलेगा? देखिए, रेवेन्यू में तो सरकार अगर उसमें आती है, जो भी टिकट लेगी या चार्जेस लेगी उस पर टैक्स तो वसूलती है, और टैक्स वो टोटल स्टेट गवर्नमेंट को ही जाता है। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का तो कोई वो है ही नहीं। और बाकी वो अगर वहाँ पर अंदर में कुछ फूड स्टॉल हैं या जो पिकनिक स्पॉट के लिए और दूसरी हैं या जिम की फैसिलिटी देते हैं, तो उससे उसका रेवेन्यू तो बढ़ेगा, नेचुरल सी बात है ये तो। एक कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं से रोहिणी वासियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात भी कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, रोहिणी और आसपास के कम से कम भी नहीं तो 10 किलोमीटर के एरिया लोगों के लिए काफ़ी अच्छी सूचना कहेंगे। अभी तो जैसे ही शुरुआत होती है, अगर इसका ये काम होता है जितनी जल्दी पूरा करें तो उतना अच्छा रहेगा यहाँ के। वैसे बहुत अच्छी बात है कि अच्छा प्लान लेके आई है दिल्ली सरकार, और ये आगे बढ़ जाता है तो बहुत अच्छा। सेक्टर 25 को बहुत अच्छी चीज़ मिलेगी। जो पक्षी हमारे यहाँ, उसको भी अच्छा रहने के लिए जगह मिल जाएगी। जो आजकल पक्षी ख़त्म होते जा रहे हैं, उसके लिए भी एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। और हमारे लिए आसपास हो जाएगी तो और अच्छी घूमने के लिए जगह मिल जाएगी। हमारे आसपास कोई जगह भी नहीं है घूमने के लिए। अगर मैं बात करूँ यहाँ रोहिणी में जब झील बनती है, ये चीज़ें बन के आती है, तो कितने मतलब कहें रोहिणी और आसपास के लोगों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होगा। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे आम जनता? मैं ऐसे आम जनता के लिए कहूँगा, इसलिए हमारे यहाँ कोई आसपास जगह भी नहीं है घूमने के लिए इतनी अच्छी। और जो झील बन गई तो दिल्ली सरकार बहुत अच्छी पहल होगी। लेकिन अभी देखते हैं क्या करती है दिल्ली सरकार। भी कागजों में पता ही चला हमको एक झील बनने जा रही है, अब आगे का पता नहीं इस बारे में क्या। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।